सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्मी। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण मीना। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1। सो गाइस, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए गाइस, पढ़ना शुरू करते हैं। आइए गाइस, चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। 1.6 इरिगेशन मीन्स सिंचाई। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। तो जैसा कि आपको पता है गाइस, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पौधों के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए जल का विशेष महत्व है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। Along with water, mineral fertilizers are also absorbed, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। पौधों में लगभग 90% तक जल होता है। Water is essential because germinating of seeds does not take place under dry conditions. जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। Nutrients dissolved water are transported to each part of the plant. जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। इसका इस प्रत्येक भाग में जो पोषक होते हैं वो पहुंच जाते हैं। वाटर इज ऑल्सो, तो नेक्स्ट यहाँ पर है गाइस, वाटर इज ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। मीन्स गाइस, यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। मीन्स जो मिट्टी, जो हमारी सॉइल होती है, उसके हिसाब से भी, और मौसम के हिसाब से भी, और ऋतु के हिसाब से भी, इन तीनों के मतलब, और क्रॉप के द्वारा भी, मतलब इन सब पर निर्भर करता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हाइयर। गर्मियों में पानी देने की जो, मतलब जब हम गर्मियों में पानी देते हैं तो उसकी अपेक्षाकृत अधिक होती है। Why is it so? ऐसा क्यों है? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? क्या यह है मिट्टी एवं पत्तों से जल, जो हमारा इवेपोरेशन होता है, उसकी वजह से अधिक देना पड़ता है हमको? बिकॉज गाइस, समर में क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे पानी हीट होकर, जैसा कि आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी, तो उसके हिसाब से जो हमारा वाटर होता है वो इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है, जिससे वो भाप बनकर ऊपर की तरफ उठ जाता है। सो गाइस, इसको देखने के बाद भूजों के दिमाग में एक सवाल आया। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए, मतलब सूख गए और खत्म हो गए। सोर्स ऑफ इरिगेशन मीन्स गाइस, सिंचाई के स्रोत। The source of water for irrigation
आर व्हील्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। गाइस, अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मीन्स सिंचाई के पारंपरिक तरीके। वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। कुएं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न हैं, मीन्स अलग अलग है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, सो दिस मेथड आर चीपर बट लेसर एफिशिएंट, मीन्स लेस एफिशिएंट। द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर, मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष हैं, मीन्स थोड़ा कम काम करते हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं, मीन्स हमें नीचे दिए गए हैं। सो फर्स्ट है हमारा मोट, जो कि पुली सिस्टम यहाँ पे कह रखा है, मीन्स मोट जिसे हम घिरनी कहते हैं। सेकंड हमारा चेन पंप। थर्ड हो गया हमारा ढेकली, एंड फोर्थ हमारा रहट। यहाँ पे लेवर सिस्टम जिसे यहाँ पे कह रखा है, जैसा कि हमें फिगर 1.4a टू डी तक दे रखे। पंप आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पंप्स। मीन्स गाइस, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सो गाइस, मैं जो भी हमें यहाँ पे ये फोर्थ टाइप दे रखे हैं ट्रेडिशनल मेथड के, तो आगे मैं आपको अभी इनको एक वीडियो के जरिए समझाऊंगा, जिसमें आपको इन्हें समझने में आसानी होगी। सो गाइस, ये हमारा सबसे पहला मेथड है जो कि है मोट सिस्टम। सो गाइस, ये हमें फिगर 1.4a में दे रखा है, तो आइए समझते हैं कि इस तरीके से वर्क करता है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक अंकल हैं, वो चार मतलब जो गधे हैं, मीन्स डोंकी है, उनको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनसे जो ये रस्सी कनेक्टेड है, जो चार गधे इस रस्सी को खींच रहे हैं, जिससे जो हमारा जो हमारी कुएं में हमने जो पानी भरने के लिए डाला है, कोई मतलब घर में बड़ी सी चीज़ डाली होगी, क्योंकि फिर इंसान मतलब जो हमारे अंकल है वो खींच नहीं सकते, इसलिए चार डोंकी की मदद ली है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कुएं में से जो ये हमारा घूमने वाला है, तो ये रस्सी इससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट कुएं में जा रही है। सो गाइस, जो हमारा पानी है वो भर चुका होगा। सो अभी देखते हैं गाइस, अभी कितना टाइम लगता है, क्योंकि कुआं बहुत गहरा होगा, जो जिसमें पानी है वो गहरा होगा। सो वेट करते हैं गाइस थोड़ी देर। एंड गाइस, फाइनली जो अंकल है वो यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि शायद वो ऊपर आने वाला है जिसमें हमने पानी भरा है। सो देखते हैं गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो जिसमें हमने पानी भरा था वो ऊपर आ चुका है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोट कैसे वर्क करता है। सो गाइस, ये सेकंड है हमारा जो कि है चेन पंप। सो गाइस, ये सेम टू सेम मोट की तरह होता है। सो गाइस, ये हमें फिगर 1.4 के बी में दे रखा है, तो आइए समझते हैं कैसे वर्क करता है। सो गाइस, इसमें भी दो बैलों का सहारा लिया गया है, जिससे जो ये रस्सी कनेक्टेड है। तो गाइस, अभी अंकल इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं बैलों को, क्योंकि जो जिसमें हम पानी भरने वाले हैं वो अभी नीचे जा रहा होगा, जो हमारा कुआं है उसमें अंदर जा रहा होगा। तो जैसे ही इसमें पानी भरेगा, अंकल इसे जो हमारे दो बैल हैं उनको आगे लेकर जाएंगे।
सो गाइस जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि अंकल बैलों को आगे लेकर जा रहे हैं। सो गाइस अंकल बैलों को आगे लेकर जा रहे हैं, जिससे जो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये पानी जिसमें हम भरना चाहते थे वो ऊपर आ गया। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस ये है हमारा ढेकली सिस्टम। सो गाइस ये हमें फिगर 1.4 के डी में दे रखा है। तो आइए समझते हैं कैसे वर्क करता है। सो गाइस ये इसमें कुछ नहीं होता, एक तरफ जहाँ पे कट्टे बांध रखे हैं एक लकड़ी से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ वो अंकल है और एक ये लकड़ी है जिसमें पानी भरने वाला है। तो जैसे ही अंकल वहाँ पे थोड़ा सा दाब देते हैं, मतलब वहाँ पे थोड़ा टाइट करते हैं, तो नीचे इसमें पानी भर जाता है और जैसे ही उसको रिलीज़ करते हैं तो यहाँ पे जो कट्टा है इसका भर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये नीचे आ जाता है और इस तरीके से पानी आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ढेकली सिस्टम के बारे में। सो गाइस ये हमारा लास्ट है जो कि है राहट सिस्टम। सो गाइस ये हमें फिगर 1.4 के डी में दे रखा है। सो गाइस आइए समझते हैं कैसे वर्क करता है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल गोल करके कुछ पाइप्स चिपका रखे हैं और वो एक चेन टाइप में बना रखे हैं। सो गाइस अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से ये इसमें पानी आता है। सो गाइस जैसा कि आप अभी देखेंगे, सो गाइस ये चेन के टाइप में बांध रखे होते हैं जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। सो गाइस जैसे ही ये जो डिब्बे हैं ये पानी के अंदर जाते हैं तो ये सारे डिब्बे भर जाते हैं और जैसे ये ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि ये थोड़े टेढ़े टाइप में हो जाते हैं। तो टेढ़े होने की वजह से जो पानी होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस बेसिकली इसका मेन काम होता है यहाँ से, तो जैसे ही जो हमारी ये है गाय घूमती है तो यहाँ पे जो दो पाइप्स हैं ये भी घूमने लगते हैं। तो गाइस इसकी वजह से वो घूमता है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मीन्स सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। Modern method of irrigation help us to use water economically. The main method used are as follow. सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्यता से कर सकते हैं, मीन्स बहुत ही कम मात्रा में कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न हैं। तो फर्स्ट है हमारी स्प्रिंकल सिस्टम, मीन्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं छिड़काव तंत्र। This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। The perpendicular pipes having rotting nozzles on top are joined to the main pipeline at regular interval. जो नलियां होती हैं उनके ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotting nozzle. जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमती हुई नोजल से बाहर निकलता है। It gets sprinkled on the crop as if it is a raining. Sprinkle is very useful for lawns, coffee planting and survival other crops. In figure 1.5a means guys इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बुलाई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है और जो हमारे कॉफ़ी प्लांट होते हैं उनके लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि हमें चित्र 1.5a में दिया गया है। सो गाइस अब आप आइए गाइस वीडियो के ज़रिए समझते हैं कि स्प्रिंकल सिस्टम कैसे वर्क करता है। सो गाइस जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे खेत में कुछ पाइप्स लगे हैं, तो उन पाइप्स के बगल में से कुछ खंबे टाइप में, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये खड़े हुए हैं और उनके ऊपर एक नोज़ल लगा है जिनसे धीरे धीरे करके पानी नीचे आ रहा है। सो गाइस ये बहुत ही छोटे वे में है और ये छोटे हैं। सो गाइस देखते हैं कि बड़े कैसे थे।
तो गाइस ये है बड़े वे में। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि बड़े वे में पानी है वो कितने ऊपर तक और कितनी दूर तक जा रहा है। तो गाइस जैसा कि आप इनमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो वो छोटा वे था उसमें हमें 3-4 मतलब बहुत सारे लगाने पड़ते थे खेत में, लेकिन जो हमारा बड़ा बे है, जो ये बड़ा बे है हमारे पास, तो इसमें हमें खाली 10 या फिर 10 या 15 ही लगाने पड़ेंगे, जिससे पूरे खेत में पानी चले जाएगा। लेकिन वही अगर बात करें छोटे वे में, तो छोटे वे में हमें कम से कम 50 लगाने पड़ेंगे। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस सेकेंड है हमारा ड्रिप सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ड्रॉप तंत्र, मीन्स बूंद बूंद करके जो टपकता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फ्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। इट इज द बेस्ट technique for watering fruit plant, gardener and trees. Figure 1.5b. Water is not wasted at all. It is a boon in region where availability of water is poor. फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। चित्र 1.5b में हमें दिया गया है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। सो गाइस जैसा कि आपने स्प्रिंकल सिस्टम में मैंने आपको वीडियो से समझाया था, तो इसमें भी मैं आपको वीडियो से ही समझाऊंगा। सो गाइस आइए गाइस ड्रिप सिस्टम के बारे में समझना शुरू करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप ये इस वीडियो में स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सो गाइस यही है ड्रिप सिस्टम। सो गाइस हमारे बुक के जो फिगर है उसमें हमें एक कुआं दे रखा है और उसमें एक मोटर लगी हुई है ऊपर की तरफ और एक पाइप जा रहा है। सो गाइस ड्रिप सिस्टम ऐसा नहीं है। तो गाइस हम इसमें समझेंगे कि ड्रिप सिस्टम कैसे वर्क करता है, और जो हमारे पास ये फिगर है इनके नाम भी। तो आइए गाइस जो हमारे पास ये फिगर है इनके नाम देखते हैं। सो गाइस फर्स्ट हमारा वाटर सोर्स, मीन्स जहाँ से हम पानी लेंगे, मीन्स हमारे पास यहाँ से पानी आएगा। सेकंड हमारा हाइड्रोक्लोन फिल्टर। देन हमारे पास है सैंड फिल्टर, मीन्स जो मिट्टी को पानी से अलग करेगा। एंड देन है हमारे पास फर्टिलाइज़र टैंक। एंड देन है हमारे पास स्क्रीन फिल्टर। एंड हमारे पास है एयर रिलीज्ड वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा एंड गाइस लास्ट है हमारा मेन लाइन, मीन्स जहाँ से पानी, जो हमारा मेन लाइन है पानी का, वहाँ से जाएगा। सो गाइस अब मेन जो हमारा टैंक था, मीन्स यहाँ से वाटर सोर्स था, हमारा पानी आना शुरू हो चुका है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। सो गाइस ये अब सैंड टैंक में जा चुका है, सैंड फर्टिलाइज़र में। सो गाइस उसके बाद ये हमारा आ चुका है स्क्रीन फिल्टर में। स्क्रीन फिल्टर के बाद ये एयर इसमें से निकल चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ये मेन लाइन में आ चुका है। सो गाइस मेन लाइन में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बंद है, जैसा कि आप अभी देखने वाले हैं। सो गाइस जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि थोड़ी दूर आने के बाद यहाँ पर ये बंद हो चुका है। सो गाइस इसके बाद क्योंकि ये बंद इसीलिए क्योंकि पानी बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद जो बगल में पाइप से रखे थे उनके द्वारा पेड़ों में कुछ ड्रॉप करके गिरता है पानी। सो गाइस यही है हमारा ड्रिप सिस्टम। होप गाइस कि आपको इरिगेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मीन्स खरपतवार से सुरक्षा। भुजो एंड पहेली went to a nearby wheat field and saw that there are some other plant in the field growing along with wheat plant. भुजो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। उनको देखने के बाद भुजो ने कहा, हैव दिस अदर प्लांट बीन प्लांटेड पर्पसली? क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? इन अ फील्ड
many other undesirable plant may grow naturally along with the crop. These undesirable plant are called weeds. खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। The removal of weeds is called weeding. खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धता पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। Farmer adopt many ways to remove weeds and control their growth. खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। Tilling before sowing of crops help in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with soil. फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। The best time for the removal of weeds before they produce flower and seeds. खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पकण एवं बीज बनने से पहले का होता है। The manual removal including physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground for time to time. खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। This is done with the help of खुरपी, a seed drill is also used to uproot weeds. यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है जो हमारे वीड्स होते हैं उनको काटने के लिए, मतलब हटाने के लिए वहाँ से। तो गाइस जैसा कि मैंने अब आपको पिक्चर दिखाया है, ये पिक्चर है हमारा खुरपी का। एंड जो हमारा ये नेक्स्ट है ये है सीड ड्रिल का। सो गाइस सीड ड्रिल को आपने बेसिकली ट्रैक्टर में लगा हुआ देखा होगा और खुरपी को तो आपने बेसिकली देखा ही होगा अपने घर में। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। Weeds are also controlled by using certain chemical called weedicides like 2 and 4D. रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2 जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं एंड 4D जैसा कि आप देख ही सकते हैं। These are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crop. खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई भी हानि नहीं होती है। The weedicides are diluted with water to the extent required are sprayed in field with a sprayer. खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकतानुसार मिलाकर स्प्रे शैम्पू फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ह्यूमन है मतलब जो किसान है वो स्प्रे डाल रहा है। सो गाइस मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये वर्क करता है। सो आइए गाइस समझते हैं स्प्रेइंग वीड शीट के बारे में। सो गाइस स्प्रेइंग वीड शीट में जैसा कि हमने हमारे
फिगर 1.6 में देखा था कि किस तरीके से जो एक अंकल है वो अपने पीछे एक बैग सा टांगे हुए सभी पेड़ों मतलब एक स्प्रे टाइप में दे रहे हैं। तो गाइस हम भी इसी में वीडियो में देख सकते हैं कि जो ये अंकल हैं ये किस तरीके से खेतों में स्प्रे डाल रहे हैं। सो गाइस जो ये बैग होता है इसमें बेसिकली जो केमिकल भरा जाता है तो वो केमिकल जो हमने पढ़ा था जो 2,4-D था तो वो इसमें भरा जाता है। सो गाइस इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाया जाता है और उसके बाद इसे अपने पीछे टांग कर तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्प्रे करते हैं। तो जैसे ये पत्ते कटे हैं तो इनमें कीड़े लगे हुए हैं, तो इन कीड़ों को हटाने के लिए और जो मतलब हम देखते हैं कि जो खेतों में अलग अलग प्रकार के मतलब पौधे उग जाते हैं जो हमने नहीं उगाए होते हैं, सो उनको मारने के लिए हम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से आसानी से पेड़ों में स्प्रे लग जा रही है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पौधा हमने नहीं उगाया है लेकिन ये अपने आप उग गया है, तो इनको भी मारने के लिए हम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा कि खुरपी से भी इसको निकालते हैं, लेकिन क्या है कि स्प्रे डालने से ये मर जाते हैं और नहीं उगते हैं दोबारा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस भूजो कहता है, डू वीड साइड्स हैव एन इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीड सीड स्प्रे? क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव उसको छिड़काने वाले व्यक्ति पर भी पड़ सकता है? पड़ता है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation. जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। Spraying of weed seeds may affect the health of farmers, so they should use this chemical very carefully. खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का उपयोग सावधानपूर्वक करना चाहिए। They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spray of this chemical. छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे 1.8 हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धाराताल के पास से काट लेते हैं, मीन्स जमीन से या उसकी जो रूट होती है उससे थोड़ी सी ऊपर। इट यूजली टेक 3 to 4 months फॉर अ क्रियल क्रॉप्स टू मेच्योर। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय स्किल, जो कि हमें फिगर 1.7 यहाँ पर है जैसे आप देख सकते हैं, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि चित्र 1.7 में है, अथा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो गाइस हार्वेस्टर की फोटो में नहीं दे रखी, तो मैं सो गाइस मैंने ये फोटो डाल दी है जिससे आपको हार्वेस्टर का पता लग जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये होता है हमारा हार्वेस्टर। तो आगे पढ़ते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पर है गाइस, फ्रॉम द चाफ मीन्स जो भूसा होता है उससे अलग करना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। दिस इज carried out with the help of a machine called combine, which
is in fact a harvester as well as thresher. इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जैसा कि चित्र 1.8 में दिया गया है, जो वास्तव में हार्वेस्ट और शेयर का संयुक्त रूप है। मीन्स ये दोनों ही काम करता है। ये मीन्स फसल की कटाई और मीन्स उससे सेपरेट दोनों ही कर देता है। सो गाइस, आई होप कि आपने इसको कहीं ना देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी वीडियो में अभी आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सो आइए गाइस समझते हैं कंबाइन के बारे में। सो गाइस कंबाइन ये आपने देखी होगी अगर आप कहीं शहरों पे गए हैं तो, क्योंकि गाँव में अक्सर खुरपी से ही वो जो हमारी दराती होती है उसी से हम काटते हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े शहरों में आप गए होंगे तो आपने इसे ज़रूर देखा होगा। जब हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है, होली के आसपास का होता है शायद हार्वेस्टिंग का सीज़न, सो उस समय आपने इसे ज़रूर देखा होगा। तो गाइस बेसिकली ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो इसके ये आगे लगे हुए हैं, जो ये गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये धान को अपने मतलब अंदर लेते हैं काटने के लिए। सो गाइस बेसिकली जो ये होता है तो वो कुछ इस तरीके से होता है। सो गाइस बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है इसके नीचे। तो आप जैसा देख सकते हैं धान को जो नीचे के फिर रहे हैं वो काटते हैं, फिर ये अंदर जाता है। सो गाइस जब ये कट जाता है तो कटने के बाद जैसा आपने वो देखा होगा, तो उससे जो कटता है तो कटने के बाद बेसिकली ये इसके अंदर जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है। तो इसके अंदर जाने के बाद कुछ इस तरीके से बारीक हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि यहीं पे थोड़ा सा भी अभी बच रहा है। तो फिर जैसे ये और अंदर जाते हैं इसके, तो जो हमारी ये गंदगी होती है, मतलब जो कुछ बचे होते हैं भूसे से, वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। सो गाइस साफ़ होने के बाद जो एक वहाँ पे एक पाइप जैसा हिस्सा होता है, तो उसके ज़रिए से ट्रॉलियों में रख दिया जाता है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड which are burnt by farmer. Pahelian is worried. She knows that it causing pollution. It may also catch fire and damage the crops laying in the field. कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहेली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वे जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। Farmer with small holding of land do the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied this in class 6th. छोटे खेत वाले किसान अनाज के दोनों मतलब अनाज के दानों को फटक कर मीन्स विनोइंग से अलग करते हैं, जैसा कि चित्र में 1.9 में दिया गया है, जो कि ये रहा। सो गाइस इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आप इस विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। इस विषय के बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। सो गाइस अब हम वीडियो देखेंगे जिसमें हम समझेंगे कि कैसे विनोइंग काम करता है। तो आइए गाइस समझते हैं विनोइंग को। तो गाइस बेसिकली विनोइंग का काम जो भी हम जैसे काट के लाते हैं, तो जो भी हमारा जो कंबाइन होता है वो काटता है। तो गाइस कंबाइन बेसिकली दोनों का काम कर देता है, विनोइंग का भी। लेकिन जब हम किसी और चीज़ से मतलब खेतों में से दराती या इसको काट कर लाते हैं, तो उस समय मतलब उसमें कुछ पार्ट्स बच जाते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में कंबाइन के उसमें बताया था जो बच रहे थे, तो इसमें गाइस बेसिकली क्या होता है कि ये जब हम छोटे पैमाने पर होते हैं खेत या फिर पुअर फार्मर्स होते हैं, तो उनके लिए जब ये लोग मतलब विनोइंग का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स विनोइंग में जैसे कि इन अंकल ने डाला, तो डालने के बाद जैसा आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारी ये पीछे का हिस्सा है, तो इधर से कुछ ये देखो अब कुछ निकलना शुरू हुआ है। तो और जो हमारे नीचे थे यहाँ से ये साफ होने लगे हैं। तो गाइस इधर पे जो ये हिस्सा हमारा निकल रहा है, तो बेसिकली ये मतलब थोड़ी गंदगी से आप कह सकते हैं, तो जो इसमें बच जाती है। तो बचने के बाद तो नीचे आप देख सकते हैं कि ये साफ निकल जाए। तो गाइस यही वर्क होता है ज़मीन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
सो गाइस अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मीन्स कटाई पर्व के बारे में। आफ्टर 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. The sight of golden field of a standing crop lined with grain fill the heart of farmer with joy and a sense of well-being. The effort of the past season have borne fruits and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvesting is those of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festivals associated with the harvesting season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nabhanya and Bihu. मीन्स गाइस 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दोनों से भरी खड़ी फसल किसान के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। मीन्स सोने से भरी यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं बड़ी ही प्रसन्नता से एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के समय कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नभन्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे 1.9 स्टोरेज मीन्स भंडारण। मीन्स गाइस जहाँ पर इन सबको रखा जाता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। It is harvest grain are to be kept for longer time. They should be safe from moisture, insects, rat and microorganisms. उत्पादक का भंडारण एवं महत्वपूर्ण कार्य है। एक मतलब जो उत्पाद हम करते हैं तो उनको एक जगह पर रखना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। मीन्स जब हम किसी भी फसल को बड़े मीन्स लंबे टाइम तक रखेंगे तो उसको हमें इन सब चीज़ों से बचाना होगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। इफ freshly harvested grain seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use of germination. ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों या बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। Hence, before storing them, the grains are probably dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevent the attack by insect, pest, bacteria and fungi. अतः भंडारण के से पहले दोनों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। इस दानों या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए, जिससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। सो गाइस नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है तो पहली को गाइस हम अभी पढ़ लेंगे। सो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। फार्मर स्टोर grains in jute bags or metallic bins. However, large scale storage of grain is done in soils and grains to protect them from pests like rat and insects. किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बने बड़े पात्र बीन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारक गृहों में किया जाता है जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे
जो कि पहेली उस समय क्या कह रही थी। सो आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम्स लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट। अ वंडर वाई। मैंने अपनी माँ को अनाज जिसमें रखे गए हैं लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते हुए देखा। मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों? तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, ड्राइड नीम्स लीव आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडियम्स species chemical treatment and required to protect them from pests and microorganisms। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडारक गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हम इनको कहाँ पर स्टोरेज करते हैं, मीन्स कहाँ पर रखते हैं बड़े पैमाने पर। तो फर्स्ट हमारा फिगर 1.10 सोइलेज फ्रॉम स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जैसा कि ये है गाइस यहाँ पर बड़े पैमाने। तो गाइस इसकी मैंने अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो आइए गाइस समझते हैं जो हमें फिगर दे रखा है 1.10 सोलिस और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो गाइस बेसिकली इसमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं, जैसा आप बड़े बड़े देख रहे हैं। तो इनके अंदर हम कोई भी अनाज का सामान बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं, मीन्स बचा। सो गाइस जैसा आप देख सकते हैं ये इतने बड़े बड़े हैं, बहुत सारा अनाज हम इसमें रख सकते हैं और ये बहुत जगह में भी आते हैं, मतलब कितने बड़े बड़े होते हैं। तो गाइस इनके अंदर बेसिकली जो वो एक डिब्बा होता है तो उसके अंदर बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा अनाज होता है जो भी हम ले जाते हैं, में जिस भी चीज़ का होता है तो वो डलना शुरू हो चुका है। सो डलने के बाद जैसा आप देख सकते हैं ये फिल होना शुरू हो चुका है। सो ये फिल हो गया और उसे रोक दिया गया है क्योंकि अभी हीट भी ऑब्जर्व होगी। सो गाइस हीटर है वो स्टार्ट हो चुका है हीट होना। तो हीट से क्या है कि जो इसके अंदर मॉइस्चर होगा वो सब निकल जाएगा और ये लंबे समय तक हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं। सो गाइस हीट निकलने के बाद बेसिकली जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, सो इस पार्ट से ये जो जितना भी अनाज है जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गुनी बैग्स इन ग्रेनियर्स। सो गाइस इसके भी वीडियो अभी दिखाऊंगा जिसमें आपको पूरा समझ में आ। सो गाइस ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट जो हमें फिगर 1.10 के बी में दे रखा है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गुनी बैग्स इन ग्रेनियर्स। सो गाइस जैसा कि आपने यहाँ पर भी गौर किया होगा तो कुछ तो इसमें से जूट के बने होंगे बैग से, जैसा कि आपने ये देखा भी। एंड कुछ इसमें कट्टे हैं अगर आपने देखा हो तो गाइस इन कट्टों में भी हम सेफ तरीके से रखते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ चूहे वगैरह होते हैं वो इसको मतलब फाड़ देते हैं तो इससे ज़्यादा सेफ नहीं रहता। लेकिन जो हमारे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गुनी बैग्स हैं तो गुनी बैग्स में भी हम रख सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स, मीन्स जंतुओं से भोजन। सो यहाँ पे एक्टिविटी 1.3 है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। मीन्स अपनी पुस्तक में, अभ्यास पुस्तक में एक ऐसा टेबल बनाइए और उसे पूरा कीजिए। तो यहाँ पे नंबर से रखें 1 2 3 4 और उसके बाद फूड है मिल्क। तो सोर्स कहाँ कहाँ से ये प्राप्त होता है, काओ, बफेलो, शी गॉट, शी कैमल। तो गाइस आप इस एक्टिविटी को अपने घर पर ज़रूर करना और मुझे भी बताना कमेंट में लिखकर कि आप इसे करेंगे या नहीं। अगर गाइस आप इसको करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, हम नहीं करते हैं तो फिर वो तो आपके ऊपर है। आफ्टर completing this table you must have seen that like plant animal also provide us with different kind of food। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान
करते हैं। Many people living in the coastal area consuming fish as a major part of their diet. समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। In the previous classes, you have learnt about the food that we obtain from plant. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of weeds, sowing, etc. Similarly, animal reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter, and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. मीन्स गाइस, पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण है, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घेरों में अथवा फार्म पर पाले जाने में घरों में अथवा फार्म पर पाले जाने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो गाइस, पहेली कहती है फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, हमें मछली से कोड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। सो गाइस, मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि कौन कौन मछली खाता है। बट गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं तो बिल्कुल भी मछली नहीं खाता हूँ, ना ही हमारे पूरे घर में कोई खाता है, बिकॉज गाइस हम शाकाहारी हैं। सो गाइस, आप में से कुछ तो होंगे जो मछली खाते होंगे, तो गाइस कमेंट में लिखकर बताना कि आप खाते हैं या नहीं। तो आगे पढ़ लेते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड्स। तो पहला है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसे हम हिंदी में कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री, जिसे हमने अभी पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं पशुपालन। थर्ड हमारा क्रॉप, जिसे हम कहते हैं फसल। एंड फोर्थ है फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। नेक्स्ट हमारा ग्रेनियर्स मीन्स भंडार गृह। हार्वेस्टिंग, कटाई। इरिगेशन, सिंचाई। खारिफ, जिसे हम खारिफ भी कहते हैं, खारिफ फसल हमने पढ़ा था गाइस, इसमें नहीं पढ़ा है, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था गाइस। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैन्यूर मीन्स खाद। और नेक्स्ट है प्लो, हल। रबी, तो रबी फसल। और जो खारिफ का फसल और रबी फसल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। सीड्स मीन्स बीज। सोइंग, जिसे हम बुआई कहते हैं, सॉरी मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा। शाइलियो मीन्स शाइलियो जिसे हम कहते हैं। स्टोरेज, भंडारण। थ्रेसिंग मीन्स थ्रेशिंग। वीड्स, खरपतवार, वीड साइड, खरपतवार नाशी। और विनोइंग मीन्स फटकना। तो यहाँ पर हमारे पास व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। तो गाइस, इसको भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू अवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। सेम काइंड ऑफ प्लांट कल्टीवेट एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉप। इस स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को फसल कहते हैं। इन इंडिया क्रॉप कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन, रबी एंड खारिफ क्रॉप्स। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, रबी एंड खारिफ फसल। It necessary to prepare soil by tilling and leveling plow and levelers are used for this purpose. जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे
समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। Sowing of seeds at appropriate depth and distance gives good yield. Good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds. Sowing is done by seed drill. बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके विशेष बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। सब मीन्स गाइस यहाँ पे सॉइल नीड्स रिप्लेसमेंट एंड नरिशमेंट थ्रू द यूज ऑफ organic manure and fertilizers. Use of chemical fertilizers has increased tremendously with the introduction of new crop variety. मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुण्य पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। Supply of water to crop at appropriate interval is called इरिगेशन। जैसा कि गाइस हमने सबसे पहले पढ़ा था कि उचित समय अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट कॉल्ड वीड्स। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। Harvesting is the cutting of the moisture crop manually by machines. कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को पौधों या मशीन से काटना। Separation of the grains from the chaff is called threshing. दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। Proper storage of grains is necessary to protect them from pests and microorganisms. बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। एंड लास्ट हमारा फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फ्रॉम विच एनिमल आर रेयर्ड, देयर इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। सो गाइस इसके बाद है एक्सरसाइज। सो गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस आप इसी तरीके की और वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मेरे साथ जुड़ जाइए। और जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँगा तो वो सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आप बगल वाले घंटी बटन को ऑल पर कर दीजिए। सो गाइस मिलते हैं अगले चैप्टर में।